नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी हरियाणा में अंतिम दिन के चुनाव प्रचार की, जेल में बंद कैदियों के काम पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की। देखेंगे अजीत पवार के बीजेपी पर करारे वार को, किसानों की मोदी सरकार को दी गई चेतावनी को, जानेंगे क्यों बीजेपी के निशाने पर आए नीतीश कुमार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जी की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 4 अक्टूबर को महाराष्ट्र दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कोल्हापुर में छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। सीजीआई चंद्रचूड़ ने वकील को लगाई फटकार, कहा कोर्ट मास्टर से मेरे आदेश के बारे में पूछने की हिम्मत कैसे हुई। बंगाल में डॉक्टर्स के काम बंद करने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित, डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा को लेकर सरकार पर खड़े किए हैं सवाल। शेयर बाजार ने लगाया गोता, 1729 अंकों की गिरावट के साथ 82,536 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 529 अंकों की गिरावट के साथ 25,266 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का काम खत्म हो गया है। आखिरी दिन बीजेपी को जोरदार झटका लगा जब उसके स्टार प्रचारक ने ही पाला बदल लिया। तो चुनाव प्रचार के अंतिम समय पर सभी दलों ने पूरी ताकत भी लगा दी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। प्रचार के आखिरी दौर में सभी सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। सभी दलों के नेताओं, स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों ने कई जगहों पर रैलियां की और अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मांगे। इसी क्रम में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नूंह और महेंद्रगढ़ में आरएसएस और बीजेपी पर जमकर हमला बोला और उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बेरोजगारी के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। वहीं वरिष्ठ नेता अशोक तंवर ने बीजेपी को बड़ा झटका देते हुए घर वापसी कर ली है। राहुल गांधी के मंच से इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आज उनकी घर वापसी हो गई है। वहीं हरियाणा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन 5 सीएम, 2 केंद्रीय मंत्रियों ने रैलियां की। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कलायत और बाढ़ा में, वहीं राजनाथ सिंह ने महेंद्रगढ़ में रैली की। इसके अलावा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने पलवल में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सत्ता मियां और मुसलमानों को देना चाहती है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुरुक्षेत्र के शाहबाद में रैली की और कहा कि कुरुक्षेत्र दुनिया का पहला स्थान है जो धर्म क्षेत्र बन गया, जबकि ये युद्ध क्षेत्र था। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने तोशाम में और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रेवाड़ी में रैली की। इसके अलावा बरवाला में सीएम आतिशी ने रोड शो किया। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पार्टियां 4 अक्टूबर को मतदान केंद्रों के लिए रवाना होगी। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को सभी 90 सीटों पर वोटिंग होनी है, जिसके बाद 8 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों ही राज्यों के चुनाव नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि क्या मोदी लहर फिर से काम करेगी या फिर अब की बार विपक्ष बाजी मारेगा। हरियाणा में इस बार बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी जेल मैनुअल को लेकर राज्य सरकारों को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने जेल में बंद कैदियों को बांटे जाने वाले काम पर सख्त टिप्पणी की है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। जेल में कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव से जुड़ी जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने जेल के नियमों की कड़ी निंदा की और मैनुअल में तुरंत बदलाव के आदेश दिए। पत्रकार सुकन्या शांता की इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि देश के करीब 17 राज्यों में जेलों में बंद कैदियों के साथ जातिगत भेदभाव हो रहा है। उन्हें जाति के आधार पर काम सौंपे जा रहे हैं। कथित तौर पर दलित जाति के लोगों को साफ सफाई के काम दिए जाते हैं, उनसे गंदगी साफ करवाई जाती है। वहीं अपर कास्ट यानी ऊंची जाति के कैदियों को खाना बनाने जैसे काम सौंपे जाते हैं। इस पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि इन चीजों की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये संविधान के अनुच्छेद 15 का सीधे तौर पर उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि किसी विशेष जाति के कैदियों से सीवर टैंक साफ कराना गलत है। पुलिस को इस मामले में कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि जेल मैनुअल में जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों में 3 महीने में बदलाव किया जाए। बता दें कि ये याचिका 2023 में दाखिल की गई थी और जनवरी 2024 में इस पर पहली बार सुनवाई हुई। तब कोर्ट ने 17 राज्यों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा था, लेकिन 6 महीने के अंदर केवल उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने ही अपना जवाब कोर्ट में दाखिल किया और अब कोर्ट ने मैनुअल में बदलाव करने के आदेश दे दिए हैं। जेल मैनुअल में जल्दी बदलाव करना होगा, तो वहीं बदलाव इस समय महाराष्ट्र में भी दिखाई दे रहा है।
विधानसभा चुनाव करीब है, पहले से ही राज्य सरकार मुश्किल में है और इस बीच अब सत्ताधारी गठबंधन में बड़ी दरार पड़ती दिखाई दे रही है। एनसीपी चीफ और राज्य के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बीजेपी पर करारा हमला किया है। तो क्या कहा है अजीत पवार ने, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी तेज है। आए दिन नेताओं के विवादित बयान सामने आते रहते हैं और इसी कड़ी में अब एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने अपनी ही सरकार पर हमला बोल दिया है। अजित ने कहा कि कुछ बेलगाम बयानवीर अलग अलग धर्म, पंथ, समाज के खिलाफ बयान देते हैं, ये सही नहीं है। हालांकि अजित पवार ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनके इस बयान को बीजेपी नेताओं के विवादित बयानों से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछले दिनों बीजेपी विधायक नितेश राणे ने विवादित बयान दिया था, जिसके चलते उन पर एफआईआर तक दर्ज हो गई। ऐसे में कुछ जानकारों का दावा है कि अजित पवार का निशाना नितेश राणे पर ही था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अजित का निशाना डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर था, क्योंकि अजित का बयान फडणवीस के बयान के अगले ही दिन आया है। दरअसल हाल ही में फडणवीस ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा था कि महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 14 सीटों पर वोट जिहाद देखा गया। उन्होंने साफ तौर पर समुदाय विशेष पर निशाना साधा। ऐसे में अब अजित के निशाने पर कोई भी हो, निशाना बीजेपी की विचारधारा ही थी। अजित ने एक बात तो साफ कर दी है कि वो बीजेपी की विचारधारा से सहमत नहीं है। समुदाय विशेष के खिलाफ बयान देना सही नहीं है, जिसके बाद एनडीए में फूट की चर्चाएं फिर तूल पकड़ रही हैं। अजीत पवार ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन निशाने पर देवेंद्र फडणवीस ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की चिंता उसके सहयोगियों ने पहले से ही बढ़ा रखी है, तो किसान भी उसकी चिंता को बढ़ाते दिख रहे हैं। किसानों ने बीजेपी के खिलाफ आंदोलन बिगुल फूंक दिया है। तो क्या है किसानों की मांग और कहां-कहां हुआ उनका प्रदर्शन, देखिए रिपोर्ट। पंजाब हरियाणा में बड़ी संख्या में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर संगठन के किसान धरने पर बैठे हैं। किसान लखीमपुर खीरी मामले में न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन पर उतरे हैं। पंजाब व हरियाणा में लगभग 36 जगह 2 घंटे तक रेलवे ट्रैक पर बैठकर किसानों ने प्रदर्शन किया। शंभू बॉर्डर से लेकर पटियाला, लुधियाना, बठिंडा, फिरोजपुर में किसान ट्रैक पर बैठे रहे। दोपहर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक चले इस प्रदर्शन के दौरान कई ट्रेनें प्रभावित हुई। खासकर चंडीगढ़, अंबाला, अमृतसर, लुधियाना और जम्मू रूट पूरी तरह से प्रभावित रहे। 2 घंटे तक ट्रेनों की आवाजाही बंद रही, जिससे आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। किसानों का आरोप है कि राजनीतिक दल किसानों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि लखीमपुर खीरी के आरोपितों को सजा दिए जाने की बजाय उनका समर्थन किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी के खिलाफ विवादित बयान देने को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को लेकर पंधेर ने कहा कि अगर लखीमपुर मामले में बिट्टू के साथियों की जान चली गई होती तो उनका क्या हाल होना था। साथ ही बीजेपी सांसद कंगना रनौत को मूर्ख बताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और बीजेपी नेताओं के इशारे पर कंगना और बिट्टू किसानों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिट्टू ये ना भूले कि जिस सरकार में वो मंत्री हैं, उसी ने आरोपियों को मंत्री बनाए रखा था। भारतीय किसान यूनियन बीकेयू नेता हरजिंदर सिंह ने बताया कि लखीमपुर खीरी में किसानों को 3 साल से इंसाफ नहीं मिला है। बीजेपी नेता के बेटे ने कई किसानों को कुचल दिया था, जिसके चलते हमें आज रेल रोकनी पड़ी है। किसान बीजेपी से नाराज हैं, जिसका असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। तो बिहार में कुछ और ही नजारा दिखाई दे रहा है। यहाँ बीजेपी के विधायक अपनी सरकार से नाराज हैं, लेकिन निशाने पर पार्टी के मंत्री नहीं बल्कि सहयोगी दल हैं। बीजेपी विधायक ने सीधे नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तो क्या कहा है बीजेपी विधायक ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार शरीफ से बीजेपी विधायक सुनील कुमार ने सीएम नीतीश कुमार और जिला प्रशासन पर निशाना साधा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में हिंदू त्योहारों के प्रति प्रशासन का रवैया बहुत गलत रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का मकसद हिंदू समुदाय को उनके धार्मिक आयोजनों से वंचित करना है। गणेश चतुर्थी की शोभा यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि प्रशासन ने इसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उनके हस्तक्षेप के बाद ही शोभा यात्रा निकल सकी थी। उन्होंने सोहसराय थाना प्रभारी पर पूजा आयोजकों से दुर्व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया। विधायक सुनील कुमार ने आगे कहा कि गणेश चतुर्थी के बाद अब नवरात्रि के पंडाल बनाने में भी बाधा डाली जा रही है। उन्होंने सीधे सीएम नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार से नालंदा नहीं संभल रहा है। क्या नालंदा के लिए अलग कानून बना है? आरोपों के साथ ही सुनील कुमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह की स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर प्रशासन कहता है कि पूजा घर में बंद होकर की जाए तो ये बिल्कुल गलत है। बता दें कि बीजेपी विधायक सुनील कुमार ने इस मामले में सीएम नीतीश कुमार को ईमेल भी किया है। यानी एक बार फिर बीजेपी और जेडीयू के बीच अनबन शुरू हो गई है।
अब देखना होगा कि इस मामले पर नीतीश कुमार या जेडीयू की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले से ही तनाव दिख रहा है और इसका असर झारखंड तक दिख रहा है, जहां सीट बंटवारे पर एनडीए में टूट दिख रही है, जबकि इंडिया गठबंधन एकजुट दिख रहा है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है, तो क्या है इस पत्र में, देखिए रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने सीएम हेमंत सोरेन से बड़ी मांग की है। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता रामेश्वर उरांव व प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और 2 कानूनों को रद्द करने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष ने इस पत्र में सबसे पहले लैंड बैंक और भूमि अधिग्रहण के संशोधित कानून को तुरंत रद्द करने की मांग की। उन्होंने लिखा कि रघुवर दास सरकार ने झारखंड के 22 लाख एकड़ सामुदायिक जमीन को लैंड बैंक में डाल दिया था और इसके लिए ग्राम सभा की सहमति तक नहीं ली गई। ये लैंड बैंक पेसा कानून का खुला उल्लंघन है, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। बता दें कि पेसा कानून अनुसूचित क्षेत्र में पंचायत के विस्तार के लिए बनाया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने दलित समुदायों के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाते हुए सबको जाति प्रमाण पत्र देने की मांग की है। वहीं दलित परिवारों के हित में केशव महतो कमलेश ने भूमिहीन दलित परिवारों को जमीन पट्टा देने की भी मांग की है। बताते चले कि झारखंड जनाधिकार महासभा और लोकतंत्र बचाओ अभियान लगातार इन मांगों पर जोर दे रहा है। ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस ने झारखंड की जनता के जमीनी मुद्दे ही उठाए हैं, उनकी ही मांगों को आगे बढ़ाया है और उम्मीद भी की जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्दी ही इस चिट्ठी पर अहम फैसला ले सकते हैं। तो बीजेपी के लिए इसे अच्छे संकेत के रूप में नहीं देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन एकजुट रूप से जनता के मुद्दों पर काम कर रहा है। बीजेपी सरकार के फैसलों को पलटने की तैयारी में नजर आ रहा है और इसका फायदा उन्हें विधानसभा चुनावों में भी मिल सकता है। कांग्रेस ने राज्य सरकार से 2 कानूनों में बदलाव की मांग की है। अब ये मांग सीएम हेमंत सोरेन स्वीकार करते हैं या नहीं, ये जल्दी ही साफ हो जाएगा। कांग्रेस का दावा है कि उसकी मांग जनता को राहत पहुंचाने के लिए है, लेकिन जनता को जिस चीज से राहत की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है महंगाई। लेकिन महंगाई के मोर्चे पर तो उसे झटका मिलता दिख रहा है। मोदी राज में बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रही जनता को एक बार फिर बड़ा झटका लगने वाला है। बिस्किट, नूडल्स और कई तरह के डिटर्जेंट और साबुन के दामों में 6 से 7% का इजाफा होने वाला है। दरअसल द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें इजाफा क्रूड और रिफाइंड एडिबल ऑयल में किया गया है। बता दें कि जो रिफाइंड एडिबल ऑयल होता है वो अधिकांश FMCG कंपनियों के लिए रॉ मटेरियल का 12 से 20% हिस्सा होता है। इसके ऊपर अभी से 1 से 2 महीने की इन्वेंट्री कंपनियों के पास पड़ी हुई है। ऐसे में दाम का बढ़ना लाजमी बताया जा रहा है। वहीं जानकारों ने दावा किया है कि पाम ऑयल के अलावा दूसरी इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से गेहूं के दाम में भी इजाफा देखने को मिला है। ऐसे में अब कांग्रेस के दावे सच होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में इससे पहले LPG के सिलेंडर की कीमतों में इजाफा देखने को मिला था, जिससे आम जनता की जेब पर असर पड़ा था। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान जी की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कितनी मज़ेदार बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस में लोगों को भर्ती करे या नहीं, लोग खुद ही भर्ती हो रहे हैं। एक साहब ने तो 2 लाख रुपए की IPS की वर्दी खरीद ली और एक बहन तो चप्पल पहनकर वर्दी में घूस मांगती हुई पकड़ी गई। कुल मिलाकर हम तो बस इतना ही कहेंगे कि मुस्कुराइए, आप यूपी में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।